सभी सूधीजनों को नमस्कार। आज मैं अपनी एक कहानी लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। ये कहानी उन दिनों लिखी गई थी जब मैं 20-21 साल का हुआ करता था। 2004 या 5 की लिखी कहानी है। 2005 की लिखी कहानी है। तो उस युवावस्था का जो वो प्रारंभिक दौर होता है 20-21 साल वाला, उस समय व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होता है, प्लूटोनिक आदर्शवादी होता है। तो बहुत कुछ ऐसा सोचता है जो कि असल जीवन में मुमकिन करना जिसको बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोच लेता है। और शायद यही प्रवृत्ति जो है इस दुनिया को दुनिया बनाए रखती है। नहीं तो या तो ये दुनिया सो कॉल्ड स्वर्ग या जिसे जन्नत कहते हैं वो हो जाएगी, या फिर पूरी तरह से नरक ही हो जाएगी। तो दुनिया को दुनिया बनाए रखना यानी स्वर्ग और नरक का मेल बनाए रखना, ये शायद हमारी यही आदर्शवादी प्रवृत्ति करती है, जो बाद में उतनी आदर्शवादी नहीं हो पाती जब मुकम्मल करने का या दौर आता है। लेकिन थोड़ा बहुत आदर्शवाद बना रहता है, शायद उसी से दुनिया चलती है। हमें पूर्णतः पापी बनने से और दुष्ट बनने से बचाती है। कुछ लोग दुष्ट बन भी जाते हैं, कुछ लोग और अच्छे बनते हैं, कुछ लोग और खराब बनते हैं। तो खैर, तो इस कहानी का शीर्षक है पापिष्ठ। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के अनुरूप बनने में ही गंवा देता है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि विश्व नियंता ने हर एक इंडिविजुअल का निर्माण एक खास उद्देश्य से किया है, अपनी अद्वितीयता को सिद्ध करते हुए मनुष्यता के विकास में योग देना। यदि व्यक्ति खुद को आदर्श इंसान मात्र बनाने की सोच ले तो दुनिया और जन्नत में क्या अंतर रह जाएगा। आंखें मूंदे हुए मैं इन विचारों में गहरी डुबकियां लगा रहा था कि मेरे हाथों पर किसी का स्नेहिल स्पर्श हुआ। स्नेह से लबालब भरा वह स्पर्श मुझे आह्लादित कर गया। मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन यह बात जानता हूँ कि हमारी जिंदगी की डगर बहुत छोटी है, पर रपटीली इतनी ज़्यादा है कि लंबी और थकाऊ लगने लगती है। ऐसे में किसी का स्नेहिल साथ इस इस जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। नारी पत्नी होती है, माता भी, कहीं बहन होती है और वेश्या भी होती है, पर वह करुणा और संवेदना से किसी भी स्थिति में अलग नहीं होती। कविता के विश्वास से भरे समर्पण ने मेरी जिंदगी को खुशनुमा एहसासों से भर दिया था। मात्र एक कमरे का मकान है मेरा, तथा कथित तथाकथित आधुनिक सुविधाएं लगभग नदारद। फिर भी संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि अपनी एक फूंक से सारे दुखों को छू मंतर कर देने वाली जादूगरनी जो मेरे साथ है। 4 साल पहले मैं दिन भर की घटनाओं से त्रस्त उद्विग्न मनोदशा में सड़कों पर टहल रहा था। शाम के 6-7 बज रहे होंगे। अचानक शोख खिलखिलाहटों की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। अपने में इतना निमग्न था मैं कि कब एक लड़की से मेरी टक्कर हुई पता ही नहीं चला। लड़की बेहया ढंग से सीना ताने मेरी ओर देख रही थी। बोली, बाबू, 300 रुपये लूँगी, देना है तो दो, और नहीं औकात है तो रास्ता ना पाओ। सड़क किनारे के 2 मंजिले मकान से आवाज़ आई, अरे, माल पतली खाल वाला लग रहा है, जल्दी ही उलीच देगा, रेट बढ़ा। लड़की धमकी भरे स्वर में धमकी भरे अंदाज में बोली, साड़िनी रे, मेरी बात के बीच में मत बोला कर, आई है सलाह देने वाली। हिम्मत जुटाकर मैंने लड़की की आंखों में देखा। आश्चर्यान्वित होकर 2-3 कदम पीछे हट गया। निर्लज्जता की कई परतों के नीचे उदासी की गहन छाया उसके पेशेवराना तौर तरीकों को झुठलाती हुई मानो मुझसे कह रही थी, यही है मेरा सच, चाहे मानो
या न माने। जेब में रुपए थे ही, सो मैं धीरे से बोला, चलो। बगल के ही एक मकान में वह मुझे ले गई। जिस कमरे में उसने मुझे बिठाया, उसकी व्यवस्था से लगता था कि इस कमरे की स्वामिनी सुरुचिपूर्ण है। अभी मैं कमरे का प्रेक्षण कर ही रहा था कि वह बोली, जनखे हो क्या? जो करना है जल्दी करो। मैं अवाक था, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था मुझे। उसने मुझे झिझोड़ा, मैं चौंक पड़ा। वह ठठाकर हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, 150-200 बार यह काम कर चुकी हूँ मैं, पर तेरे जैसा लौंडा आज तक नहीं देखा। चल उठ और तैयार हो जा। मैं शर्म से गड़ गया। एक गाली मेरी ओर उछाली गई, भद्दी सी गाली। फट पड़ा मैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे 3-4 साल छोटी हो, पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, और यह घृणित काम कर रही हो, पापिष्ठा कहीं की। जवाब आने में देर नहीं लगी। बेशर्म, यदि शर्म करने लगे तो तुम जैसे सभ्यता के वाहक पुरुषों का क्या होगा बाबू? तुम्हारी वासना मजबूर कर देगी तुम्हें कि अपने ही शरीर को चाटने लगोगे। सारी शराफत तुम्हारा दामन छोड़ जाएगी। फिर क्या उस बनी बनाई इज्जत का? फिर क्या उस बनी बनाई इज्जत का जो वर्षों के परिणाम से बनी है? रेत का महल ढह जाएगा। हा 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 हा। मेरा मन घृणा से भर गया। थूक दिया मैंने कमरे में ही। जेब से 300 रुपये निकाले और उसके मुंह पर फेंक दिए। अगले दिन फिर मैं उस बदनाम मोहल्ले में गया। उस मुंहफट लड़की को 500 रुपये दिए मैंने। उसे रिक्शे में बिठाया और अपने कमरे में लाकर खूब तमाचे लगाए उसे। तमाचे लगा लगा कर मैं थक गया और रुलाई फूट पड़ी मेरे अंदर से। हिलक हिलक कर खूब रोया मैं। वह लड़की मेरे सारे कार्यों को अपलक पर उदासीन भाव से देखती रही। रो लेने के बाद मैं उठा, कहीं से चुटकी भर सिंदूर लाया और फिर वह कुछ क्षण ठिठकी, प्रश्न की, एक कौन सी उसकी आंखों में झलकी, फिर वह मेरे साथ चल दी। उसकी मांग में सिंदूर देखकर मैं चौंक उठा। इस पाप की गठरी के साथ जिंदगी निभाना और खुदकुशी में कोई अंतर नहीं है। मेरा मस्तिष्क इस विचार से तरंगायित हो उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके ठिकाने पर पहुंचाने चला। पर जब चेतना लौटती है तो देखता हूँ कि बनारस जाने वाली गाड़ी पर बैठा हूँ। बनारस उतर कर शिरीष के यहाँ टिका दिया मैंने उसे और अपने शहर वापस लौट गया। मैंने चुपचाप स्थानांतरण का प्रार्थना पत्र दिया और वह मंजूर भी हो गया। 2 महीने बाद मैं बनारस के एक 2 कमरों वाले रेंटेड मकान में बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा था और वह शोख लड़की किचन में चाय बना रही थी। 2 वर्ष बाद मैं अब कभी उद्विग्न नहीं होता था। मेरे जीवन में असंतुष्टि का नामो निशान नहीं था। मेरे चारों ओर पति पत्नी के झगड़े हो रहे थे और कविता की गोद में सर रखे हुए मैं उनका आनंद ले रहा था। 4 साल बाद मैं लिख ही रहा हूँ अपनी कहानी आपके सामने। आप मेरे भविष्य पर शंका कर सकते हैं, पर विश्वास मानिए, मेरी ज़िंदगी आगे और भी अच्छी होगी। कविता के होते मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है? बस भगवान की और कविता की कृपा की ज़रूरत है।
यही कहानी थी। इस कहानी को आप लोग झेल लें। दरअसल होता ये है कि अ, हम लोग, जैसे मैं तो गांव से पला बढ़ा हूँ, और उस ज़माने में हम लोगों की, जिसे साहित्य कहते हैं, यानी शास्त्रीय साहित्य कह लीजिए, चाहे जो अव्वल दर्जे का साहित्य कह लीजिए, परले दर्जे का साहित्य कह लीजिए, जो भी कह लें, तो उससे साक्षात्कार हुआ था, कम हुआ था। लेकिन पहले की पुस्तकें पढ़ी हुई थी, जो सामान्यतः जिनको पल्प पल्प फिक्शन कहा जाता है, जैसे अमेरिका में जो सिडनी शेल्डन वगैरह लिखते हैं, उसी प्रकार से भारत में वेद प्रकाश शर्मा, हिंदी में वेद प्रकाश शर्मा हो, प्रकाश शर्मा हो, मनोज हो, भारत भारत भी एक ये हैं, राजहंस, ये सब लिखते थे। इन सभी को खूब पढ़ा था मैंने। तो एक भावुकता तो विकसित हो ही गई थी, और सरसलील भी पढ़ा करता था। तो कुल मिलाकर निर्मिति हुई थी, और पढ़ाई लिखाई अच्छी पुस्तकें भी पढ़ता था। तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण था। व्यक्ति जिस जीवन से जितना अछूता होता है, उसके प्रति उतना ही आकर्षण होता है। तो पढ़ता था किसी किसी पुस्तक में विषयों के बारे में, और किस प्रकार से उन्हें इस पेशे में आने को बाध्य किया जाता है, किस प्रकार से अपहरण होते हैं। लगता था एक आदर्श उन्हीं दिनों पंडित बेचन शर्मा उग्र की एक, मुझे याद नहीं है, एक कहानी या एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, एक नॉवल पढ़ा था। तो उससे भी कुछ, उसमें आर्य समाज के कुछ युवक जो है वो होते हैं, वो वेश्याओं से शादी कर लेते हैं। शायद अपनी खबर नहीं, अपनी खबर तो क्या आपने बताया। तो वेश्याओं से शादी कर लेते हैं, और एक, हाँ, प्रेमचंद का एक नावल था सेवा सदन, प्रेमचंद का संभवतः पहला नावल था, स्थापित रूप से वो प्रेमचंद का पहला नावल था। उसमें सुमन, संभवतः सुमन होती है, जो वेश्या बन जाती है परिस्थितियों के दबाव में, लेकिन फिर से जो नायक है वो शादी कर लेता है, और फिर सेवा सदन बनता है। संभवतः यही कहानी है, यदि मैं ठीक हूँ तो इन्हीं सब से निर्मित हुई है। असली जीवन में आदमी कहाँ ये सब कर पाता है, लेकिन ठीक है, व्यक्ति कुछ इस प्रकार के आदर्श रखता है, तो वो नीचे आते आते भी कुछ तो अच्छे काम कर ही जाता है, मुझे लगता है। ये नहीं तो दूसरा ही सही। तो व्यक्ति को आदर्शवादी होना चाहिए, आदर्शवादी होना अच्छी बात है, और दुनिया को अच्छा बनाने की सोचना, अपने जो जिस प्रकार से दुनिया चल रही है, उसमें दुनिया को ठीक ठाक बनाने में हम लोग अपने से एक गिलहरी जैसा योगदान भी कर सकते हैं, तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। यही कहानी है प्लूटोनिक, अतिशय आदर्शवाद। फिर भी आप सुने, मज़ा आएगा।